हेलो बच्चों, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको प्रोबेबिलिटी की सारी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको प्रोबेबिलिटी से जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी सारे डाइस के क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी कार्ड्स के क्वेश्चंस बनते हैं, सबके कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांसेस। जैसे अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जितना आउटकम आ सकता है, जितना आउटकम पॉसिबल है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। तो देखिए, आते हैं समझ में। देखिए, जैसे अ डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो क्या क्या आ सकता है? तो आप बताएंगे सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, और कुछ आ तो नहीं सकता है ना। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहा है इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होता है, इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सैंपल इन एन एक्सपेरिमेंट, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। नाउ अब आते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमको उसमें जो आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम चाहिए, उसे ही कहते हैं क्या? इवेंट। तो एन एक्शन is performed to get required outcome is called event। सर इसका क्या मतलब है? इसको समझेंगे ध्यान से। जैसे एक मैंने डाई को थ्रो किया, तो अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, बताओ अगर एक डाई थ्रो किया गया है तो इसमें ऑड नंबर आने का क्या, ऑड नंबर क्या क्या है? तो आप बताएंगे ऑड नंबर आना क्या है? एक इवेंट है। तो बताइए, इवेंट ऑड नंबर ई मान लो, मैं इवेंट मान लिया हूं, तो ऑड नंबर क्या क्या है इसमें? आप बताओगे सर 1 है, 3 है, 5 है। तो ये क्या है? एक डाई थ्रो करने का एक इवेंट है ना। क्या है ये इवेंट? ये इवेंट है 1, 3, 5। ऐसा कुछ भी आपसे पूछा जा सकता। अगर आपको बोलता बताओ प्राइम नंबर आने का क्या इवेंट है, तो आप बताएंगे सर 2 प्राइम नंबर है, सर 5 प्राइम नंबर है। तो 2 और 5 क्या है? इसका एक इवेंट है। यानी जो भी आपसे पूछा जाएगा वो क्या होगा? उस एक्सपेरिमेंट का इवेंट होगा। यानी प्रोबेबिलिटी में 2 चीजें आती है, एक सैंपल स्पेस और एक इवेंट होता है। अब देखेंगे ध्यान से, अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट का अगर आप सैंपल स्पेस निकाल लिए हो और अगर आपको इवेंट का ये जो सेट निकाल लिए हो, तो बस अब कुछ नहीं करना है। आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? तो ये निकलता है नंबर ऑफ इवेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम। इसको हम लोग ऐसा में लिखा रहता है बुक में, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम। इसकी जरूरत नहीं है लिखने का। बाय एन ऑफ एस, इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यानी क्या समझे? सिंपली हम लोग ऐसे लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, और यही प्रोबेबिलिटी की बेसिक फॉर्मूला है। और इसमें कुछ फॉर्मूला है नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट भरा ये चैप्टर है। ओके, तो आपको हर एक टर्म को, कॉन्सेप्ट को समझना है। हर एक जैसे कि कार्ड का कॉन्सेप्ट है, आपके डाइस के कॉन्सेप्ट हैं, 2 डाइस के कॉन्सेप्ट हैं,
कॉइन टॉस्ट करने के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, फिर उसको कैसे न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है, ये तरीका, बाकी फॉर्मूला में कोई दम नहीं है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, किसी भी जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, राइट, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं आ सकता है और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्या मतलब? तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी भी, है ना, एक से ज्यादा नहीं हो सकता और कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता। यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अगर प्रोबेबिलिटी मान लो जैसे कि अगर आपका एक डाई थ्रो किया है 1 2 3 4 5 से, बोले कि बताओ 7 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, आप बताओ सर है ही नहीं 7, आएगा क्या? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। यानी अगर उसमें चांसेस है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा, राइट है। और अगर मैं बोलूं बताओ इसमें आपके नेचुरल नंबर आने के या 1 से 6 नंबर आने के कितने प्रोबेबिलिटी है? आप बोलेंगे सर 6 का 6 है, सबका सब आ सकता है, यानी क्या इसमें सारा आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो क्या हो जाएंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और कभी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं और 0 से कम नहीं, राइट है, यानी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी इवेंट का? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आप ऐसे लिखेंगे। अब बाकी कैसे बनाना है सवाल को मैं आपको वही डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो चलिए अब प्रोबेबिलिटी से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाइस के कॉन्सेप्ट, ठीक है, कार्ड्स के कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉइन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बताता हूं, फिर उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जाम प्लान में, जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे सवाल हैं, मैं आपको अभी करवाऊंगा बोर्ड में। ओके, तो चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। चलिए पहला कॉन्सेप्ट, नंबर 1, अ डाइस इज थ्रोन। अगर एक डाइस को थ्रो किया गया, राइट है, तो सैंपल स्पेस एस क्या क्या आएगा? आप बताओगे सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ओके, अब कुछ बातें जैसे पूछ सकता है, जैसे मान लो आपको बोलेगा लेट, मैं क्वेश्चन में बताऊं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अगर ई एक इवेंट है प्राइम नंबर आने का, तो ई क्या क्या हो सकता है? तो आप बताओगे सर प्राइम नंबर क्या है? 2, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है, ना ही कंपोजिट है, ठीक है, तो 2 है और 5 है, तो ये प्राइम नंबर है। तो मैं ऐसा लिखूंगा नाउ। ओके, तो बताइए नंबर ऑफ ई इवेंट कितना है? तो 2 है। और नंबर ऑफ एस कितने हैं? आप बताओगे 6 है। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट कितना है? 2, सैंपल स्पेस कितना? 6। आंसर आ जाएगा 1/3। तो बहुत आसान है ना। तो एक वाले डाइस बनाना बहुत आसान है। इस तरह से हम लोग जो भी आपको पूछेगा, ठीक है, आप सिंपली उसके इवेंट को लिख लेना और उसको डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर। दूसरा कॉन्सेप्ट है 2 डाइस इज थ्रोन। अब ध्यान से इस बात को समझना, अगर 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है, क्या क्या आ सकता है? ध्यान से समझना। अगर 2 डाइस को थ्रो कर रहा है, हो सकता है एक डाइस में 1 आया है, दूसरे में भी 1 आ सकता है, फिर 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। तो 1 से रिलेटेड पूरे 6 कॉम्बिनेशन है। फिर क्या आ सकता है? 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 6 आ सकता है। फिर इसमें 3 1, 3 2, 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते मुझे टोटल कितने मिलेंगे? मुझे टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। क्या मतलब? तो इसमें सैंपल स्पेस क्या क्या पॉसिबल है? पहला डाइस में अगर 1 आया तो दूसरा में भी 1 आ सकता है। पहला में 1 2 आ सकता है, तो 1 3 आ सकता है, डॉट 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 1 6। फिर 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, डॉट 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 2 6 आ सकता है। सिमिलरली 3 1 3 2 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 6 1 है ना, 6 2 एंड डॉट 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 6 6। तो टोटल कितने निकल के आए? तो आप बताओगे सर
6 6 6 पूरा 6 बार, मतलब क्या 36 आउटकम्स आए। तो बताइए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। तो एक बात आपको मैं फॉर्मूला दे दे रहा हूं, एक डाइस था 6 आया, 2 डाइस थ्रो किया एक साथ तो कितने आ जाएंगे, 6 गुना 6 36। अगर 3 डाइस होता तो और एक 6 मल्टीप्लाई कर देते तो उसका आउटकम्स आ जाता। यानी कि डाइस बढ़ेगा तो 6 के मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, वो सैंपल स्पेस आ जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ कब कब 7 सम आएगा, 7 सम। तो मान लो लेट E be the event of getting sum 7। मान लो 7 आने का सम हमको इवेंट मानना है, तो E क्या क्या हो सकता है आप बताओगे सर। या तो पहला में 1 आएगा तो दूसरा में 6 आएगा, 7 बन गया, या 2 आएगा तो 5 आएगा, 3 4, फिर 4 3, ये दोनों अलग है क्योंकि इसमें पहला डाइस में 3 था और इसमें पहला डाइस में 4 है, फिर 5 2 और 6 1। सर कितने ऐसे आया, तो आप बताओगे सर टोटल 6 आया, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 6 है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बताऊं इवेंट का तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 6/36 कितना हो जाएगा 1/6, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 डाइस के क्वेश्चंस को हम लोग वेरी इजीली डील कर लेते हैं। बस ध्यान देना है इस बात को कि जो क्वेश्चंस पूछ रहा है बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक सब डाटा को लिखेंगे और बस कुछ नहीं करना है, उसके काउंटिंग को लिखकर और उसको इवेंट बटे सैंपल स्पेस से डिवाइड मार देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो डाइस के क्वेश्चंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आया ना। तो चलिए अब हम आपको कॉइन के ऊपर कॉन्सेप्ट देता हूं, सिंगल कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन का क्या क्या सैंपल स्पेस पॉसिबल है और उसको लिखते कैसे हैं ये सिखाते हैं। ओके, आइए तीसरा कॉन्सेप्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड। ओके, नाउ अब सुन लो, अगर अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस करेगा तो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है आप बताओगे सर, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। बात ऐसे ये तो पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। मान लो हेड आने का इवेंट ई है, तो हेड कितने बार आएगा, एक ही बार तो पॉसिबल है ना, तो ई क्या होगा, एक ही बार है। तो बताइए, तो इवेंट तो एन ऑफ ई कितना है 1 है और एन ऑफ एस कितना है 2 है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या निकल के आ जाएगा, तो एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस मतलब 1/2। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ, दोनों 50-50 चांसेस है आने का, राइट है। तो सिंगल कॉइन का तो बहुत इजी सवाल होता है। नाउ सेकेंड, अगर आपको 2 कॉइन दिया हो, क्या दिया हो, चौथा नंबर कॉन्सेप्ट कि 2 कॉइन इज टॉस्ड। अगर 2 कॉइन टॉस किया जा रहा है, इसको बनाने का तरीका देखो, पहला में से क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसको ऐसे करके हम बनाएंगे, एक बार ये एक बार ये, ठीक है। तो बताओ क्या क्या हो गया, तो एच एच, देखो एच एच फिर एच टी बना, फिर इसके साथ टी एच टी टी, तो टी एच टी टी। तो बताइए क्या क्या पॉसिबल आया, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या पहला में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में टेल। तो ये टोटल सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना निकल के आया 4। अब ध्यान से सुनना, अब इसमें इवेंट बहुत टाइप से क्वेश्चंस आता है, ध्यान से सुनो। नाउ इवेंट के केस के लिए नंबर ए, अगर आपको यहां पे 2 चीज आपको बहुत परेशान करेगा, एक एटलीस्ट और एक एटमोस्ट। जैसे मैं पूछ रहा हूं एटलीस्ट 1 हेड, ध्यान से समझना, एटलीस्ट 1 हेड,
एटलीस्ट का क्या मतलब है? कम से कम एक हेड होगा, एक से ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। यानी कि जब भी एटलीस्ट दिया हो तो याद रखना कम, इसका मतलब है कम से कम एक या उससे ज्यादा, या उससे ज्यादा। तो याद रखना है एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक तो होगा ही, एक बोले जो बोले, मतलब एटलीस्ट का मतलब उतना तो होना होगा या उससे ज्यादा भी होगा तो चलेगा। तो जैसे यहां पे पूछा है एक हेड, तो बताइए इवेंट क्या क्या हो सकता है? एटलीस्ट एक, तो क्या है? HT TH, एक हुआ, दोनों हो जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? एटलीस्ट में दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्या? बोथ हेड हो जाए, यानी क्या एटलीस्ट हो तो बोथ वाला भी ले लेना है, बोथ वाला भी ले लेना है। तो बताइए नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? 3 आ गया, और नंबर ऑफ सर्प्लसेस 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा? तो n ऑफ E बाय n ऑफ S, मतलब कितना हो जाएगा? 3/4। अब एक और कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट नंबर B। अगर बोला एटमोस्ट 1 हेड, मैं एक हेड को एग्जांपल लेके कर रहा हूं, ये तो कॉन्सेप्ट है ना। क्या बोल दे? एटमोस्ट 1 हेड। मोस्ट, एटमोस्ट का मतलब, कहने का मतलब है एक ही होना चाहिए, या तो एक हो या नहीं हो चलेगा। जैसे अगर मान लो आप कोई शादी में गए, ठीक है, और आपको या शादी का कार्ड आया है, उसमें एक आदमी का इनविटेशन है, राइट है, ओनली एक देने का क्या मतलब है? एक देने का ये मतलब है कि आपको आना है तो आओ या तो मत आओ, राइट है। यानी एक आदमी का मतलब यही है ना कि अगर आपको आना है तो आओ या तो मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो कुछ मतलब होना ही नहीं है ना। तो वही मतलब है। एटमोस्ट का मतलब है भैया आप एक ही लेना है, एक से ज्यादा लेना ही नहीं है। इससे मतलब मत ही आओ तो भी चलेगा, राइट है। कहने का मतलब यह है कि एटमोस्ट में एक तो लेना है या नहीं वाला भी ले लेना है, याद रखना। तो एटलीस्ट में हाँ वाला भी लेना है, बट एटमोस्ट में नहीं वाला लेना है। तो बताए इवेंट क्या क्या हो सकता है? तो एक वाला तो ले लो HT TH, और नहीं वाला तो हेड नहीं कौन है? तो TT, तो नहीं हो तो भी लेना है। तो बताइए n ऑफ E कितना हो गया? तो n ऑफ E 3 हो गया, तो यहां भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/4। बात आ रहा है ना समझ में ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझो। अगर मान लो कि जैसे कोई भी इवेंट है, अगर हम उसको जैसे P ऑफ मान लो ऐसे लिखता हूं, E बार का मतलब है जैसे एटमोस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हम बोलेंगे एटमोस्ट 1 हेड प्रोबेबिलिटी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे बात समझना, नहीं वर्ड आ जाए कोई भी इवेंट का नहीं, तो आप एक काम करो, उसका हाँ वाला निकाल लो और उसको 1 से माइनस कर देना। तो वही चीज को कहते हैं, उसको ऐसा लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा सवाल को मैं बनाऊंगा, इसे आप नोट कर लो कि कभी कभी इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, वो इवेंट ना आने का प्रोबेबिलिटी है ना। कोई इवेंट को मैं हाँ निकाल के उसमें 1 से माइनस कर देंगे तो ना वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत ऐसा सवाल बनेगा जिसमें हम लोग हाँ वाला निकाल लेंगे, उल्टा घुमा के निकालेंगे और फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे तो ना वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि वो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, तो ई नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, अगर आपको हिंदी नहीं आते तो इंग्लिश में लिख लेना। तो फॉर ई नॉट टू कम, उसका इवेंट है P ऑफ E बार, और इसको कैसे निकालेंगे? तो हाँ वाला लाके उसको 1 से घटा देना तो वो वाला तुम्हारा P ऑफ E बार आ जाएगा। बात आ गया ना समझ में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉइन का है, ये एक कॉइन का, ये 2 कॉइन का। अब 3 कॉइन अगर होगा तो वो भी बहुत इजीली बनाया जा सकता है। तो चलिए 3 कॉइन वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग 3 कॉइन वाला समझते हैं। इफ 3 कॉइन इज टॉस्ड, नाउ 3 कॉइन टॉस करने के लिए पहले ये बात समझो कि पहले 2 वाला क्या आया था? तो HH आया था, HT आया था, TH आया था और TT आया था। तीसरा में भी क्या हो सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। देखो लिखने का तरीका वही है, एक एक करके पेयर करो, एक एक करके पेयर करो।
चलिए एक एक करके बताइए। तो क्या क्या हो गया, एच एच एच, पहले इसको बोलेंगे तब इसको बोलेंगे, तो एच एच एच, फिर क्या है एच टी एच, फिर क्या है टी एच एच, फिर क्या है टी टी एच। हो गया ना ये बात। नाउ अब इसकी बारी है, अब ये वाला पेयर करेंगे। चलिए एच एच टी, तो ये हो जाएगा एच एच टी, एच एच टी, फिर एच टी टी, फिर क्या आएगा टी एच टी, अब फिर टी टी टी। तो बताएं टोटल कितना निकल के आ गया, तो आप बताओगे सर टोटल 8 आया है। तो बताएं, तो ये सैंपल स्पेस बनेगा जब 3 कॉइन टॉस होगा, राइट है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आए, तो आप बताएंगे सर 8 आ गया, सर 8 आ गया। अब फिर वही बात, वही एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इस सब सवाल में। जैसे पहले एग्जांपल है, जैसे ए एटलीस्ट 1 हेड या एटलीस्ट 2 हेड, मान लो कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 आ सकता है या 2 से ज्यादा भी चलेगा ना। तो 2 कौन कौन है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 हेड है, और 3 वाला भी चलेगा। तो बताइए क्या क्या है, तो आप बताओगे एच 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 होगा सर जी, फिर एच टी एच होगा, फिर टी एच एच होगा, और एच एच टी है। इन सब के पास या तो 2 है या 2 से ज्यादा है। तो बताएं नंबर ऑफ इवेंट क्या निकल के आ गया 4। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और ये हो जाएगा 4/8 मतलब हाफ। समझ में आ गया ना। जैसे अगर आपसे पूछ दिए, ठीक है, जैसे बी मान लो, बताइए कि एटमोस्ट 1 हेड क्या होगा। 1 का मतलब है एक होगा हेड या तो नहीं होगा। तो एक कौन कौन सा है, तो एक कहां कहां है खोजे, ये है और कौन कौन है, ये है या नहीं वाला। तो बताइए इवेंट क्या हो जाएगा, टी टी एच एच टी टी, फिर टी एच टी और टी टी टी, यही ना हो गया। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 4। देखो यहां भी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया वही 1/2, क्या निकल के आ गया 4/8, मतलब क्या हो गया 1/2। तो आशा करते हैं कि कॉइन वाले सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अभी जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप लोग क्विकली ये सब आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत इजीली प्रोबेबिलिटी बनाया जा सकता है। ओके, तो चलिए अब सबसे मेन पार्ट जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स को समझते हैं, ठीक है। तो पहले प्लेइंग कार्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट को मैं अभी बता दूंगा, फिर देखना चुटकियों में सारे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्लेइंग कार्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो आइए प्लेइंग कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स होते हैं 52। कितने होते हैं 52। इसमें टोटल 4 तरह के डेक होते हैं, 13 तो उसको डेक बोलते हैं। तो क्या डेक है, देखिए पहला होता है जिसको हिंदी में पान का पत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेड्स बोलते हैं, राइट। तो ये स्पेड्स हैं। फिर हिंदी में चिड़िया बोला जाता है, इसको क्लब बोलते हैं इंग्लिश में। फिर हार्ट, दिल,
और फिर डायमंड। ये 4 तरह के पत्तियां मिलता है प्ले कार्ड में। नाउ हर एक में 13 कार्ड्स की डेक होती है। सब में कितने कार्ड्स होते हैं? तो 13 कार्ड्स होते हैं। तो सब में कितने कार्ड्स होते हैं? 13 होते हैं। अब सब में एक ही तरह के कार्ड होते हैं, सिर्फ ये जो कलर है ये सब बदलता है। अच्छा, ये दोनों जो है ना ये ब्लैक कलर के होते हैं। तो स्पेड्स और क्लब क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं, और ये रेड कलर के होते हैं। अब सारे 13 जो डेक हैं उसमें क्या क्या कार्ड्स होते हैं? सब में वही होगा, राइट है? तो क्या क्या होंगे? तो यहां पे 1 नाम का कोई कार्ड नहीं होता है, उसको ए बोलते हैं, जिसको एस कार्ड बोलेंगे। तो वह ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर के क्यू जे। तो ये कार्ड सभी में पाया जाएगा। ये वाला इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा। ये ए को जो है ना इसको एस कार्ड बोलते हैं, हिंदी में इक्का बोलते हैं। ये जो के है ना ये किंग है, ये क्यू है ना इसे क्वीन रानी बोलते हैं, और जे है ना इसे, ठीक है, ये गुलाम है जिसको, ठीक है, जैकल बोलते हैं, ठीक है, गुलाम, ठीक है। तो के क्यू जे जिसको जैकल बोलते हैं। नाउ 3 तरह के कार्ड होते हैं, के क्यू जे और एस कार्ड। ये जो 3 कार्ड है ना इसमें चेहरे बने होते हैं, कार्ड में फोटो बने होते हैं, इसीलिए इसको फेस कार्ड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। और इसको एस कार्ड बोलते हैं। समझ में आ गया ना? अब ध्यान से सुनना। तो बताइए एक डेक में 13 कार्ड के डेक में टोटल कितने फेस कार्ड? तो 3। तो एक में 3 3 3 3, टोटल कितने हो गए? 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल लिखते चले आप लोग, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12 होगा। अब ध्यान से, अगर तुमको बोलेगा बताओ ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, तो ब्लैक फेस कार्ड कितने निकलेंगे? यहां 3 और यहां 3, मतलब टोटल 6 ब्लैक फेस कार्ड होंगे और 6 रेड फेस कार्ड होगा। ओके, नाउ टोटल एस कार्ड कितने हैं? तो आप बताओगे सर यहां भी एक एस कार्ड, यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, टोटल सर 4 है। 4 में 2 ब्लैक 2 रेड। ये बात समझ में आ गया ना? नाउ अगर आपको बोला जाए बताओ टोटल कितने ब्लैक कार्ड है, तो टोटल ब्लैक कार्ड, तो आप बताओगे सर 13 और 13 26 ब्लैक कार्ड है। अगर आपको बोलेगा टोटल रेड कार्ड कितने हैं, तो आप बताओगे सर यहां 13 और 13 26 रेड कार्ड है। आ गया ना समझ में? अगर आपको बोलेगा बताओ किंग कितने हैं टोटल, तो यहां एक किंग एक किंग एक किंग एक किंग, तो टोटल किंग हो जाएगा 4। सिमिलरली क्वीन भी 4, और जैकल गुलाम भी 4। आ गया समझ में? तो ये सब पूछा जाता है। अगर आपको बोलेगा बताओ काला कितना किंग है, तो 2 काले किंग होंगे, 2 रेड किंग होंगे, 2 ब्लैक क्वीन होंगे, 2 रेड क्वीन होंगे, 2 ब्लैक जैकल होंगे, 2 रेड जैकल होंगे, राइट है? तो कलर हिसाब से हम बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम लोग ये सब काउंटिंग बता सकते हैं तो यही सब हमारा इवेंट ही पूछा जाएगा, यही हमारा इवेंट रहेगा। और सैंपल स्पेस क्या रहेगा? यही हमेशा सैंपल स्पेस रहेगा, 52 हमेशा सैंपल स्पेस रहेगा। ये हम लोग के
क्वेश्चंस में एक ही कार्ड की बात करेगा, मतलब एक बार में। बड़े क्लासेस में क्या होता है, एक साथ में 4-5 कार्ड्स को निकाला जाता है, तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है, वो है कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स, राइट है। तो यहाँ पर एक आप लोग चिंता ना करें, आप लोग के पेपर में ओनली सिंगल कार्ड यानी 52 सैंपल स्पेस रहेगा, उसको डिवाइड करके हम लोग बहुत इजीली सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये जो मैं अभी लिखा हूं प्लेइंग कार्ड्स का, इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब सवालों की ओर बढ़ते हैं और सारे अच्छे सवाल को इजी से एडवांस लेवल तक के सवाल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए पहला सवाल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए ये पहला सवाल को देखते हैं। अ डाई इज टॉस्ड वंस, एक डाई को कितने बार टॉस किया गया, एक बार टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बताओ प्रोबेबिलिटी। ये सारे इवेंट लिखे हुए हैं। नाउ पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। लेट एस बी द, ऐसे लिखना होता है, एस बी द सैंपल स्पेस। तो एस क्या क्या पॉसिबल है एक डाइस का, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने निकल के आ गए, तो 6 निकल के आ गए, राइट है। अब एक एक करके पहला इवेंट की बात करते हैं। तो लिखने एक का मैं लिखूंगा, बाकी मैं शॉर्टकट मारूंगा। तो लेट, देखो लिखने का तरीका, लेट ई बी द, ऐसे लिखना है। जो भी क्वेश्चंस पूछेगा उसको इस तरह के स्टेटमेंट में लिखना, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ऐसा सब में लिखाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसी को लिख देना। जैसे पहला के लिए ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 4, सेकंड के लिए ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर इवन नंबर, राइट है, ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इस तरह से सिर्फ लैंग्वेज बदलेगा। तो यहां पे क्या, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, नंबर 4। तो बताइए 4 तो एक ही है ना, सिर्फ 4 ही पूछा है, तो 4 आने का प्रोबेबिलिटी। तो एन ऑफ ई कितना है, 1 हो गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। बहुत सिंपल सवाल था पहला। दूसरा देखो, फिर वही बात, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। तो बताइए 4 से जब बड़ा, अगर यहां पर एक बात ध्यान देना, अगर यहां पर इक्वलिटी का साइन दे देता है ऐसा, तो मुझे 4 को लेना पड़ता है, ठीक है, 4 को लेके करते हैं। बट अगर इक्वलिटी नहीं है तो 4 को छोड़ के उससे बड़ा कौन कौन है, 5 और 6, राइट है। तो 5 और 6, तो ये नंबर ग्रेटर देन 4। तो बताइए एन ऑफ ई कितना निकल के आ गया, तो एन ऑफ ई 2 है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 2/6, कितना हो जाएगा, 1/3। थर्ड का देखें, नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा, 4 को नहीं लेना है, 4 से छोटा क्या क्या है, तो 1 2 एंड 3। तो एन ऑफ ई कितना निकल के आ गया, तो 3। तो देयरफॉर पी ऑफ ई का आंसर हो जाएगा 3/6, मतलब 1/2। चौथा नंबर को देखो, चौथा नंबर पूछा इवन नंबर। इवन नंबर तो साफ साफ दिख रहा है, 2 4 6। तो एन ऑफ ई यहां भी 3 निकल के आया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा, 3/6 मतलब 1/2। 5 नंबर को देखो, 5 नंबर पूछा ग्रेटर देन 6। बताओ ऐसा कोई नंबर है इसमें सैंपल इसमें जो 6 से बड़ा है, 6 है बट 6 से बड़ा नहीं है। अगर यहां पे इक्वलिटी डाल देता तो सिर्फ 6 लेते, राइट है, बट ग्रेटर का मतलब 6 से बड़ा, तो ऐसा कोई इवेंट मिलेगा ही नहीं, यानी इसको ऐसे खाली छोड़ देना, ठीक है। इसका मतलब है कोई इवेंट मुझे मिला ही नहीं, या तुम ऐसा लिखो या ऐसा साइन, इसको नल स्पेस के, इसको नल सेट कहते हैं। क्या है ये, नल सेट, ठीक है। इसको 5 पढ़ते हैं, तो या तो ऐसा खाली स्पेस छोड़ देना या तो ऐसे 5 लिख देना, ठीक है। यानी कोई हमको ई में कोई डाटा मुझे मिला नहीं, मतलब 0। अगर नहीं मिलेगा तो प्रोबेबिलिटी भी 0 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7 देखेंगे, नंबर लेस देन 7। तो नंबर लेस देन 7, ये सारे नंबर लेस देन 7 ही तो है, सारे नंबर लेस देन 7 ही तो है, तो यानी ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। तो
तो बताइए नंबर ऑफ इवेंट क्या निकल के आया 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 6/6 मतलब 1। इसमें प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आ गया 1। नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है मल्टीपल ऑफ 3। बताइए 3 का मल्टीपल कौन कौन है 3 है और 6 है, तो n ऑफ e क्या हो गया 2 आ गया, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ e आ गया 2/6 मतलब 1/3। ठीक है 1/3। नाउ नेक्स्ट नंबर 8 क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से सुनो। 8 और 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इस बात को। देखो बोल रहा है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी क्या, या तो वो इवन नंबर होगा या तो 3 का मल्टीपल होगा। तो बताइए क्या क्या पॉसिबल है। इवन नंबर भी लो, तो इवन नंबर क्या क्या है 2, 4, 6 तो होगा ही, और 6 तो होगा ही, साथ में मल्टीपल ऑफ 3 भी ले लेना है। तो कौन कौन है मल्टीपल है 3, 3 6 तो खुद है ही मल्टीपल 3 का। तो कौन कौन नंबर आया, इसको मैं सजा के लिख देता हूं 2, 4, 3 एंड 6। यही 4 नंबर पॉसिबल है। देखो इसमें इवन नंबर भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी n ऑफ e क्या निकल के आ गया, तो n ऑफ e 4 है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ e क्या हो गया 4 बाई टोटल सैंपल स्पेस का नंबर, यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए लास्ट वाले पार्ट में देखें, यहां पे और था और यहां पे एंड पूछ दिया है, मतलब दोनों होना होगा, यानी वो इवन नंबर भी होगा और मल्टीपल ऑफ 3 भी होगा। 1 तो इवन है नहीं, देखो 2 इवन है बट ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 4 इवन है बट ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बट 6 इवन है और ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा और वो 6 है। तो देयरफॉर n ऑफ e कितना निकल के आ गया, तो n ऑफ e 1 आया, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ e क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n ऑफ e बाई n ऑफ s मतलब 1/6, और इस सवाल का आंसर 1/6 हो जाएगा। तो देख रहे हो ना कैसे आपसे इवेंट पूछेगा, और इवेंट जैसे पूछेगा हमको बस वो इवेंट को लिख देना है। जैसे इवेंट अगर हम लिख दिए तो नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कर देंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ध्यान से देखो कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा कहीं नहीं आया, 1 आया है, 1 से कम ही आएगा, ठीक है, या 0 आ सकता है, 1 से ज्यादा नहीं आ सकता और 0 से कम नहीं आ सकता, राइट है। तो ये पहला क्वेश्चन था, मैं जान के इतना सारे क्वेश्चंस कराया हूं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट को मैं कम टाइम में समझा सकूं। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर आइए, ये अगला सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, और ये सारे इवेंट लिखे हुए हैं। देखिए इसमें मैंने एक बात को अंडरलाइन किया है, अ कार्ड मतलब आपके पेपर में एक ही कार्ड वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक से ज्यादा वाले क्वेश्चंस बड़े क्लासेस में पूछे जाते हैं। तो एक कार्ड 52 पत्तियों से निकाला जा रहा है, एक कार्ड। तो ये सारे इवेंट दिया हुआ है, तो पहले वही लिख देते हैं, लेट S बी द सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। अब एक एक करके इवेंट को लिखते हैं। फिर वही बात, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नाइदर किंग नॉर क्वीन। वही भाषा लिखना है सब में, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। तो E क्या है, इवेंट है, क्या लाने का, S कार्ड। अब बताओ S कार्ड यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबरिंग लिखना पड़ेगा, कार्ड में डायरेक्ट नंबर लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड, बताइए एस कार्ड कितना होता है, मैंने बता दिया था ना 4 होता है, तो नंबर ऑफ एस कार्ड 4 होंगे। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा पहला का आंसर, तो 4/52 कट जाएगा, तो 1/13। समझ में आ गया, तो पहला का आंसर 1/13। नेक्स्ट, और रेड कार्ड मैंने बता दिया था। फिर वही बात, लेट लिख लो, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। कितने होते हैं, 26 होता है, तो नंबर ऑफ E क्या हो जाएगा 26। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा 26/52, 2 बार में कट जाएगा 1/2। बहुत आसान है ना। नंबर 3, नाइदर किंग नॉर क्वीन, ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ना तो किंग आएगा ना क्वीन आएगा,
टोटल कितने हैं किंग और क्वीन को छोड़कर, तो टोटल पत्तियां 52 है, किंग 4 है और क्वीन भी 4 होता है। टोटल किंग 4 होता है बता दिए थे, और टोटल क्वीन 4 होता है। तो 8 माइनस करो तो 44 आ जाएगा, 44 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 44। तो कितने ऐसे कार्ड होंगे जिसमें ना तो किंग होंगे ना तो क्वीन होंगे, 44 होगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 44/52। काटो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अरे 13 यानी 11/13, 11/13 इस सवाल का आंसर है। नंबर 4 को देखो। नंबर 4 में क्या कह रहा है, अब फेस कार्ड मैं बता चुका हूं, फेस कार्ड कितने होते हैं, एक डेक में 3, तो टोटल कितने डेक हैं, 4 तरह के डेक हैं, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो n ऑफ e क्या हो जाएगा 12। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ e क्या हो जाएगा 12/52। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और नहीं 4 3 जा 12 और 13, तो 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब बोल रहा है 5 नंबर, अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है, स्पेड हो या एस हो, स्पेड का टोटल कितने होते हैं, स्पेड टोटल 13 होते हैं जिसमें एक एस ऑलरेडी आ गया है। तो स्पेड कार्ड कितने होंगे, तो स्पेड कार्ड 13 जिसमें एक एस आ चुका है, और टोटल एस होते हैं 4 जिसमें एक स्पेड आ चुका है, तो बचा और कितने एस, तो 3 एस कार्ड और बचे हैं। समझ में आ रहा है ना, एक एस कार्ड तो स्पेड में होंगे ही, टोटल एस कार्ड 4 होते हैं, एक एस कार्ड इसमें आ चुका है और 3 एस कार्ड चाहिए, क्योंकि एस कार्ड भी चाहिए और स्पेड्स भी चाहिए। तो स्पेड के सारे पत्तियां ले लो और बाकी तीनों कलर के एस कार्ड, तो बाकी 3 कलर और होंगे एस कार्ड, तो +3 कितने हो जाएंगे 16। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 16/52, 4 4 जा 16, 13 इसका आ जाएगा 4/13। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नन फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। अब बताओ रेड कलर टोटल कितने होते हैं, तो आप लोग सर आपने बताया था टोटल 26 रेड कलर होते हैं, जिसमें से हर एक डेक में 3 क्या होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो टोटल 2 डेक है 13 के, तो उसमें 3 3 टोटल 6 फेस कार्ड हो जाएंगे जो रेड होंगे। यानी क्या इसमें से 6 घटा दो तो टोटल ऐसे रेड कार्ड होंगे जो फेस कार्ड नहीं होंगे। तो टोटल कितने हो गए, बात आ रहा है समझ में, टोटल रेड कलर 6 है और हर एक डेक में 3 होते हैं, तो यानी इसमें क्या होते हैं 3 मतलब 13 के 2 डेक हैं जिसमें 3 और 3 मतलब 6 को माइनस कर दिए, टोटल आ गया 20। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 20/52, 4 5 जा 20 और 13, आंसर आ जाएगा 5/13। तो देख रहे हो ना, सवाल में कोई दम नहीं है, सिर्फ आपकी थिंकिंग पे है। यानी कि अगर आप वो थिंक कर पा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी फॉर्मूला से नहीं बना है, कभी नहीं फॉर्मूला से बना है। इसकी सिंपल फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बट दिक्कत कहां आती है, दिक्कत आता है सोचना ही। यानी क्या, आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा रखना है अगर प्रोबेबिलिटी के सवाल को आपको बनाना है तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं रटेंगे। फॉर्मूला अगर आप रटना स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, कभी नहीं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बना पाओगे। देखो किस तरह से आपको सोचना है हर एक क्वेश्चंस को कि पूछ क्या रहा है। अगर हम उसको समझ गए ना कि वो पूछ क्या रहा है, तो हम इजीली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बना सकते हैं और डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए ये अगले सवाल को देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. Find the probability that the marble taken out is red, white, green and not green. ये इवेंट दिया हुआ है। कहने का क्या मतलब है कि एक बॉक्स है जिसमें रेड, वाइट और ग्रीन, रेड, वाइट और ग्रीन मार्बल रखे हुए हैं। रेड का काउंट है 5, वाइट का 8 और 4 और ग्रीन का 4 है। तो टोटल मार्बल कितने हैं बैग में, टोटल मार्बल्स कितने हैं, तो 5 5 8 13 और 4 17।
और यही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो जब भी बॉल, मार्बल्स ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो जो टोटल बैग में कंटेंट होते हैं वही हो जाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आ गया। अब पहला क्वेश्चन पूछा है रेड आने का, वैसा ही लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड मार्बल। अब एक बात बताओ, रेड कितने हैं इसके पास? 5 है ना, इसी में से आ सकता है। तो बताओ, तो P ऑफ E आ जाएगा, टोटल 5 में है और टोटल 17। इसी तरह से दूसरा वाइट, सिमिलरली E, तो P ऑफ E किसके लिए? वाइट। तो बताओ वाइट कितने हैं? 8 है, इसका आंसर होगा 8/17। तीसरा बताइए, ग्रीन का बोला है, ग्रीन कितने हैं? 4 है, तो 4/17। चौथा बोला है कि नहीं, ग्रीन नहीं आना है। इसको बनाने का 2 तरीका है। अगर बी, मान लो E, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है, इसी सवाल को कंटिन्यू कर देते हैं। अगर E ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी है तो ग्रीन नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, राइट। तो P ऑफ E बार नहीं आने का होगा, 1 से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? 1 - 4/17, तो आंसर आएगा 13/17। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। या कोई बच्चा ऐसे बोलेगा, सर क्यों ना ग्रीन को हटा दे, ग्रीन को हटा दो, क्या मिलेगा? 8 और 5 13। तो सर डायरेक्ट नहीं बता सकता हूं कि ग्रीन को छोड़कर टोटल मार्बल होगा 13 और टोटल बॉल है 17। ये भी कर सकते हैं, अरे कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो आप चाहो 1 माइनस करके करो या उसको हटा के करो, बात एक ही है। घुमा, कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, कान ही पकड़ना है। यानी सिंपली आपको चाहे ऐसे लगाओ या सिंपली आपको उसको छोड़कर बनाओ, आंसर तो वही आनी है, राइट है। तो इस तरह के सवाल, आप बहुत ही इजी सवाल था, बट इसको सिर्फ समझने की देरी थी। अगर आपको समझ में आ गया तो इंस्टेंट आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए ये अगले सवाल को देखते हैं। हरप्रीत टॉस्ड 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन एक साथ टॉस किया जा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड 1 हेड, ये सब इवेंट दिया हुआ है। हम ऑलरेडी आपको थ्योरी पार्ट में बता चुके हैं कि लेट S बी द सैंपल स्पेस। अगर S 2 कॉइन का सैंपल स्पेस है तो S क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों हेड होगा, एक हेड टेल, या टेल हेड, या दोनों टेल हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन वही है कि 2 हेड, भाषा वही होगा, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 हेड्स। अगर E 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट है, तो E क्या क्या हो सकता है जल्दी बताइए? 2 हेड तो यही है ना, और तो है ही नहीं, यानी H ही है। तो बताओ n ऑफ E कितना निकल के आ गया? तो n ऑफ E 1 है, therefore P ऑफ E हो जाएगा n ऑफ E बाय n ऑफ S। तो n ऑफ E 1 और n ऑफ S है 4, तो 1/4 पहला का आंसर। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप बस लिखते चले जाना। ये पार्ट तक गेटिंग के बाद आप सिंपली ये चिपकाते चले जाना, जैसे लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एंड सो ऑन। नाउ तो नेक्स्ट के लिए E क्या क्या होता है? देखो 1 हेड कहाँ है? ये है और ये है, तो क्या होगा? तो बताइए n ऑफ E कितना निकल के आ गया? 2। तो देयरफॉर P ऑफ E हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2। इसी तरह से थर्ड नंबर क्या पूछा है? नो हेड, कोई भी हेड नहीं है। तो इस समय तो हेड है, यानी एक ही है, तो E हो जाएगा TT। तो यानी इसका भी आंसर हो जाएगा 1/4। नंबर 4 देखो, नंबर 4 है एट मोस्ट 1 हेड। मैंने बताया था आपको, एट मोस्ट अगर होगा
तो ज्यादा से ज्यादा और नहीं वाला भी ले लेना है। तो वन हेड किसमें है, HT TH, और नहीं वाला जिसमें हेड ना हो वो भी ले लेना है। तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो N ऑफ E 3 है, तो आंसर हो जाएगा P ऑफ E 3/4। एंड चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर बोला एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट का मतलब है एक हेड तो लेना है, एक हेड तो लेना है, और दोनों का दोनों हेड वाला, जितना ज्यादा हेड वाला भी ले लो तो HH भी होगा। तो इसमें भी N ऑफ E 3 निकल के आ गया, तो देयरफॉर P ऑफ E हो जाएगा 3/4। देख रहे हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, और इस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे और आप बिल्कुल इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर देना, एकदम फ्री का मार्क्स रहता है बोर्ड में। ओके, तो आप आराम से कॉइन वाले क्वेश्चंस बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है, और पक्का अपना 7 से 8 नंबर फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। ये अगले सवाल को देखते हैं। 2 different dice are thrown simultaneously. What is the probability that the sum of 2 numbers appearing on the top of dice is 8, 10, at least 10, 13, less than or equal to 12? ये सारे इवेंट दिए हुए हैं, आपको उतना टेंशन लेना नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। देखो क्या लिखना है, सॉल्यूशन लेट S be the सैंपल स्पेस। तो S क्या क्या पॉसिबल है बता चुके हैं, 1 1, 1 2, 1 3, डॉट 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 1 6, 2 1, 2 2, डॉट 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 2 6, 3 1, 3 2, डॉट 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 3 6, 4 1, 4 2, डॉट 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 4 6, 5 1, 5 2, डॉट 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 5 6, 6 1, 6 2, डॉट 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 6 6। टोटल 36 आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो N ऑफ S कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। नाउ अब ध्यान से पहला, फिर वैसे लिखने का तरीका, लेट E बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। तो चलिए E क्या क्या पॉसिबल है, 1 6 तो नहीं हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, दोनों में 4 आ सकता है, 5 3 हो सकता है, और 6 2 हो सकता है। यही तो पॉसिबल है। टोटल कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/36, पहला का आंसर। नाउ नेक्स्ट नंबर दूसरा, हमको 10 लाना है। चलो ई बताओ कब कब 10 हो सकता है, तो 3 6 नहीं, और 4 6 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, या 6 4 हो सकता है, और कोई नंबर में पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो है ना। तो देयरफॉर P ऑफ E 3 आया ना, तो 3/36 यानी काटो तो 1/12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, इसको रब कर दे रहे हैं। देखो अब नाउ थर्ड नंबर, एटलीस्ट 10, कम से कम 10 या 10, एटलीस्ट का मतलब क्या, 10 तो आना पड़ेगा, 10 से ज्यादा चलेगा। तो क्या क्या हो सकता है, 4 6, 5 5, 6 4, 10 आ गया ना। और 10 से बड़ा, चलो 10 से बड़ा 11 बना देते हैं, तो 5 6 आ सकता है, और 6 5 भी आ सकता है, और 6 6 भी आ सकता है। यही तो पॉसिबल है। 10 आने का प्रोबेबिलिटी यही 3 है, ठीक है। उसके बाद 11 आने का प्रोबेबिलिटी, 6 5 और 5 6 और 12 आने का। तो टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो P ऑफ E आ जाएगा 6/36, काट दो तो आंसर आ जाएगा 1/6।
नंबर 4 देखो 13 आने का प्रोबेबिलिटी। बताओ कभी एक डाइस में मैक्सिमम नंबर 6 आ सकता है और दूसरे में भी 6 आ सकता है, मैक्सिमम उसका जोड़ 12 आ सकता है, 12 से ज़्यादा नहीं आ सकता है, और आपसे 13 पूछ लिया है, कभी 13 आएगा क्या? तो ई का कोई इवेंट मुझे मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा लिखो या ई को ऐसा लिखो। तो देयरफॉर एन ऑफ ई कितना है? 0 आ गया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी भी 0 आ जाएगा, यानी ऐसे कोई प्रोबेबिलिटी चांसेस पॉसिबल ही नहीं है। 5 नंबर बोला है लेस देन इक्वल टू 12, यानी ई जो है ना हमको बताना है लेस देन इक्वल टू 12 का, यानी क्या है जिसमें सम या तो 12 आएगा या 12 से कम आएगा, 12 आएगा या 12 से कम आएगा। तो पहले 12 से कम, तो एक काम करते हैं 12 आएगा या 12 से कम आएगा, तो देखेंगे ध्यान से 12 आएगा या 12 से कम आएगा। एक बात बताओ इसमें, तो ध्यान से सुनो, हमेशा जोड़ या तो 12 ही आएगा, हमेशा जोड़ या तो 12 ही आएगा, मैक्सिमम जोड़ दोनों में मैक्सिमम 6 आ सकता है, या हमेशा 12 से कम ही आ सकता है। यानी क्या ये इसमें क्या सारी सैंपल स्पेस पॉसिबल है, क्योंकि सारे नंबर या तो 12 है या तो 12 से कम है। सैंपल स्पेस जाके देखो उसमें या तो 12 आ रहा है या 12 से कम ही आ रहा है। तो बताइए, तो एन ऑफ ई कितना है? टोटल सैंपल स्पेस ही आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? 36। तो देयरफॉर पी ऑफ ई क्या आ जाएगा? पी ऑफ ई आ जाएगा 36/36, मतलब 1, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगा। देख रहे हो ना, अगर आप सोच पा रहे हो इवेंट को, बहुत इजीली आप प्रोबेबिलिटी उसके निकाल सकते हो। आ गया ना समझ में? तो बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है? तो आइए ये अगले सवाल को देखते हैं। 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting 3 head, 2 head, 1 head, no head, at least 1 head, at least 2 head. ये सारे इवेंट दिए हुए हैं। हमने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ठीक है, कर चुके हैं कि सैंपल स्पेस इसके क्या क्या आता है, राइट है। तो सैंपल स्पेस ये आता है, और ये कैसे आता है मैंने थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी बता रखा है। नाउ अब ध्यान से सुनो, फिर वही बात लिखने का तरीका, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड। बताइए ई क्या है? 3 हेड आना है, एक ही तो है, और टोटल सैंपल स्पेस 8 है और ये 1 है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/8, और इस सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट 2 हेड। बताइए 2 हेड कौन कौन है? तो 2 हेड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहीं है 2 हेड, 2 हेड, बस यही तो है 2 हेड, और तो 2 हेड है ही नहीं। तो क्या क्या है? H H T H T H और T H H। तो कितने हो गए? तो 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। 3 नंबर देखो 1 हेड। बताओ एक हेड किस में है? तो एक हेड किस में है? आप बताओगे सर इसमें है एक हेड, और किस में है? और सर इसमें है, और इसमें है। तो ये 3 में एक हेड है, सर इसको लिख दो आप। तो क्या क्या है? H T T T H T एंड T T H। तो देयरफॉर यहाँ भी 3 है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/8। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट अब आ रहा है नो हेड। बताइए किसमें नो हेड है? कोई भी हेड नहीं है, तो यही तो पार्ट है ना। तो बताइए ई इवेंट क्या होगा नो हेड का? जिसमें कोई भी हेड नहीं, बाकी सब में कोई ना कोई 1 या 2 हेड है, तो देयरफॉर पी ऑफ ई आ जाएगा 1/8। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से बहुत सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 5वां देखो बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड। तो 5वां नंबर बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब है 1 होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कम से कम 1। यानी क्या समझे? सिर्फ इसको छोड़कर, सारे को छोड़कर देखो, सारे में या तो 1 हेड है या 2 हेड है या तीनों चलेगा। यानी क्या इसके टोटल कितने सब आ जाएंगे उसको छोड़कर, यानी क्या क्या होगा? H H H H H T H T H H T T T H H T H T और T T H। तो देयरफॉर एन ऑफ ई क्या निकल के आ जाएगा? 7। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 7/8।
नाउ नंबर 6 देखो, नंबर 6 बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड या 2 से ज्यादा। 2 किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, और 3 वाला इसमें। 3 वाला भी ले सकते हैं ना, क्योंकि एटलीस्ट में 3 वाला ले लेना है, मतलब उस 2 से ज्यादा वाला लेना है, 2 से कम वाला नहीं लेना है। ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, और ये वाला तो लेंगे ही नहीं। तो क्या क्या लेंगे तो बताइए? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच आ गया ना। तो देयरफॉर इसका टोटल नंबर कितना है? 4 आ गया, तो प्रायोरिटी आ जाएगा 4 और सैंपल स्पेस 8 है, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। देख रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो गया। बस आपको इवेंट को समझना है कि क्या क्या इवेंट पॉसिबल है, उसके नंबरिंग को लिखना है और उसको टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देना है, जो ऑलरेडी मुझे पता रहेगा, और आपके सारे आंसर्स बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे। ठीक है ना? देख रहे हो ना कितना सिंपल है प्रोबेबिलिटी। बस हम लोग बिना मतलब का प्रोबेबिलिटी टर्म से डरते हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ने का तरीका और स्टाइल अलग है। हाँ, कोई है ना उसको बूझ लेके पढ़ते हैं, फॉर्मूला समझ के पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी एकदम फॉर्मूला जैसा नहीं बढ़ा जाता है, इसको बाय हार्ट पढ़िए, आप ये चैप्टर बहुत इजीली डील कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कुछ और नए सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए ये अगले सवाल को देखते हैं। द किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स are removed from a deck of 52 playing cards and then well shuffled. Now one card is drawn from the remaining cards. Determine the probability that the card is number 1 a heart, king, a club, 10 of heart and so on. These all are the event which are being asked. Now ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ये। थोड़ी सी मिस्टेक और सवाल गलत हो जाएगा। ओके, जब मैंने क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, मैं हमेशा 100 आउट ऑफ 100 लाता था, मेरी प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो मैं इस पार्ट में इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये तो भाई मैं तो बना ही लूँगा। राइट है, कभी भी मेरे से प्रोबेबिलिटी कभी गलत नहीं हुई है, मैं दूसरों को हमेशा हेल्प किया करता था। ठीक, बट एग्ज़ाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था और मैं उसको दूसरे तरीके से सोच लिया। इजी सवाल को भी मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टली सोच के उसे गलत कर दिया, और उस समय मेरे टाइम में स्टेप मार्किंग नहीं थी सीबीएसई में। ठीक है, तो उस समय मेरे 5 मार्क्स कट गया था उसके लिए, और मेरा मार्क्स ओनली 95 ही आया था बोर्ड में। ठीक है, 12 के बोर्ड में बात कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है ना, तो ये मेरे को 100 लाने से रोक दिया। यानी क्या समझे कि अगर ये है तो बहुत आसान, तो इसीलिए कॉन्फिडेंट अच्छी है बट ओवर कॉन्फिडेंट बहुत खराब है। यानी कि छोटी छोटी बातों को बहुत बारीकी से समझना है, वरना ये फट से गलत हो जाएगा। अब देखो कैसे, देखो ध्यान से, टोटल 52 पत्तियों में मैंने 3 पत्तियां जो क्लब का है निकाल दिया। तो बताइए सैंपल स्पेस कितना बचा? टोटल 52 में 3 निकाल दिया, कितना बचा? 49 बचा। यानी अब सैंपल स्पेस 52 नहीं रहेगा, अब सैंपल स्पेस 49 रहेगा। नंबर 1, फिर वही लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हर्ट। अब बताओ टोटल हर्ट कितने होते हैं? टोटल हर्ट होता है 13। मैंने हटाया था कौन सा? क्लब। अभी भी 49 में कितने हर्ट हैं? तो अभी भी टोटल हर्ट है 13। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 13/49, और पहला का आंसर हो जाएगा 13/49। नंबर 2 क्वेश्चन ध्यान से समझना है। अ किंग, मेरे को किंग बताना है। बताओ टोटल किंग कितने होते हैं? तो बोलोगे 4 होता है सर, आपने बताया था। एक किंग ऑलरेडी सर आपने रिमूव कर दिया है, तो कितने किंग बचा? सर 3 बचा है। जी हाँ, तो अब जो किंग बचा है, तो ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग, एक ऑलरेडी निकाल दिए हैं, तो किंग कितने बचेंगे? 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 3/49। तो दूसरा का होगा 3/49। नंबर 3 क्या बोला है? अ क्लब। देखो ध्यान से, हर एक डेक, क्लब, स्पेड्स, हार्ट और डायमंड, सब 13 तरह के डेक होते हैं। 13 में यानी टोटल क्लब कितने होते हैं? 13 मैंने बताया था। 13 में से मैंने 3 क्लब के फेस कार्ड को निकाल दिया है, तो 3 क्लब निकल चुका है, तो बचा कितना? तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्लब, और क्लब में से टोटल 13 में से 3 फेस कार्ड मैं निकाल चुका हूं, तो बचेगा 10। यानी क्या अब क्लब कितने बचे हुए 49 में?
10 ही बचे हुए हैं, तो इस 10 में ही तो निकालना पड़ेगा। देयरफॉर पी ऑफ ई हो जाएगा 10/49 और इस सवाल का आंसर यही होगा। नंबर 4 क्या बोल रहा है? 10 ऑफ हर्ट। क्या मैंने 10 ऑफ हर्ट से कोई छेड़छाड़ किया है क्या? हर्ट में कितने 10 होते हैं? एक ही होगा, और हर्ट तो मैंने कुछ निकाले नहीं किया है, यानी इस डेक में कितने 10 हर्ट के कितने 10 होंगे? एक ही होंगे। तो बताइए, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 10 ऑफ हर्ट, और ये कितने निकल के आएंगे? ये एक निकल के आएंगे, एक ही हर्ट है, एक ही 10 ऑफ हर्ट है, यानी 1 होगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 1/49। नाउ नंबर 5 क्या बोला है? अ ब्लैक फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड 12 होता है, जिसमें 6 रेड और 6 ब्लैक। क्लब क्या है? एक ब्लैक होता है, क्लब ब्लैक कार्ड होता है, और ये तीनों एक फेस कार्ड ही है। तो मैंने 6 में से 3 फेस कार्ड ऑलरेडी निकाल दिया है। 6 में से मैंने 3 फेस कार्ड ऑलरेडी निकाल दिया है, तो सिर्फ 30 में 3 ही ऐसे ब्लैक फेस कार्ड होंगे जो किसके होंगे? क्लब के ही होंगे। बाकी क्लब का बोल रहे ये स्पेड्स के होंगे, क्लब का तो मैं तो निकाल चुका हूं। यानी कितने फेस कार्ड बचे हैं उसमें? बस 3 ही बचे, क्योंकि टोटल 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, मैंने बता चुका है। ठीक है, 6 ब्लैक होता है, 6 रेड होता है, टोटल 12 होता है, जिसमें से ब्लैक में से 6 में से 3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बताइए कितने बचे हुए हैं? 3 ब्लैक बचेंगे। देयरफॉर पी ऑफ ई आ जाएगा 3/49। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्या बोला है? एन एस और अ क्वीन। या तो एक एस कार्ड होगा या तो एक क्वीन होगा, या तो एक एस कार्ड होगा या तो एक क्वीन होगा। अब ध्यान से बताओ, एस कार्ड कितने होते हैं? सर एस तो 4 होगा। एस कार्ड कितने हैं? 4 है। सर आपने तो एस कार्ड नहीं निकाला है, इसमें 4 एस होगा। ओके सर। क्वीन कितने होते हैं? सर 4 होता है। क्वीन कितने होते हैं? सर टोटल 4 होते हैं, चारों कलर में एक एक होता है, इसीलिए टोटल क्वीन 4 होता है। सर एक आपने निकाल दिया है ऑलरेडी, तो क्वीन कितने बचे? सर उस डेक में 3 क्वीन बचे हुए हैं, तो 3, तो टोटल कितने हो गए? 4 एस 3 क्वीन, तो 7 हो गया। तो एन ऑफ ई, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? 7/49। आंसर आ जाएगा 1/7। नाउ लास्ट पार्ट, नंबर 7 क्या बोल रहा है? नाइदर एन एस नॉर अ ब्लैक किंग। ध्यान से सुनो, टोटल डेक 49 का था, जिसमें से मुझे एस नहीं लेना है। टोटल एस कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो मैंने एस नहीं लिया, तो 4 माइनस कर दिया। और ब्लैक किंग को हटाना है, तो ब्लैक किंग ऑलरेडी एक किंग तो हटा चुके हैं, ऑलरेडी एक किंग तो पहले ही निकाल चुके हैं। और टोटल किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, टोटल किंग 4 होते हैं, बट 4 नहीं, 4 में तो टोटल किंग है, जिसमें से 2 ब्लैक और 2 रेड होते हैं। तो बोला है ब्लैक किंग, जिसमें से एक ब्लैक किंग ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, 4 में से 2 ब्लैक, 2 रेड, तो मैं देखो रेड की बात ही नहीं करनी है। 2 ब्लैक किंग होते हैं, जिसमें से एक ब्लैक किंग ऑलरेडी निकाल दिया गया। तो कितने बचे हुए इसमें? ब्लैक किंग एक, और उसको भी हटा देना है अब। तो यानी क्या समझे? एक ब्लैक किंग हटा दिया, यानी 4 एस बोला कि नाइदर एस, तो एस कार्ड मैंने हटा दिया, और ब्लैक किंग भी हटा दो। इसमें एक ही ब्लैक किंग रखा हुआ है, वो स्पेड्स का, उसको भी हटा दिए। तो टोटल कितने बचे? मैंने 5 हटा दो, यानी 44 आ गया। तो ये एन ऑफ ई कितने आ गए? 44। देयरफॉर पी ऑफ ई क्या हो गया? 44/49। और इस सवाल का आंसर यही है, 44/49। और बस सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो गए। देख रहे हो ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगानी है और सारे सवाल इजीली हल हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखो और थिंक करो कि मैंने कैसे लिखा है। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो बार बार प्ले करो और देखो, सोचो कि मैं कैसे इस पे थिंक किया, और तुमको भी ऐसे आ जाएगा थिंक करना, और देखना सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए ये अगले सवाल को देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर एंड लीप ईयर। बहुत अच्छा सवाल है,
सिर्फ अगर ध्यान से सोचा जाए तो इस सवाल को बनाया जा सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना। अगर पहले की बात करें नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 365 डेज होते हैं। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 वीक्स आएगा, 52 वीक्स आएगा, राइट है। और 52 वीक्स आएगा और एक डे बचेगा। यानी क्या, इस 52 वीक में 52 संडे तो मिल जाएगा हमको। अगर 53वां संडे करना है तो इसी पे तो डिपेंड करेगा, लास्ट का दिन पे ही तो डिपेंड करेगा। तो ये अगर ये 53वां संडे है तो इसी पार्ट पे डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। तो बताइए, अगर इसमें संडे हुआ तो 53 हुआ, अगर संडे नहीं हुआ तो नहीं होगा। यानी कि यही लास्ट वाला दिन पे ही तो 53 संडे डिपेंड करेगा। तो देयरफॉर, है ना, फॉर नॉन लीप ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे क्या हो जाएगा? ओके, तो वो दिन पे यानी एक, राइट है। और टोटल वीक कितने होते हैं? देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, थर्सडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है और सैटरडे आ सकता है। टोटल कितने पॉसिबल है इसमें? तो टोटल 7 दिन पॉसिबल है, यही तो आ सकता है। जिसमें से मुझे क्या चाहिए? संडे लाना है, यानी 7 में से मुझे संडे को सिलेक्ट करना है। तो यानी 7 में से संडे कितने? 1 है, यानी उस एक दिन में संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1/7 है, 1/7 है। हो गया पहला सवाल कंप्लीट। नंबर 2, फिर वही बात, अब आते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 वीक्स और 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। अब ये 2 दिन में लफड़ा है, क्या क्या आ सकता है इस 2 दिन में? तो इस 2 दिन में या तो संडे और लगातार मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे थर्सडे कंसेक्यूटिव होना होगा ही ना, थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है। फिर संडे मंडे फिर रिपीट हो जाएगा। तो यही तो पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 केस पॉसिबल है, जिसमें से संडे कितने बार आ रहा है? तो 1 और 2 बार आ रहा है। यानी क्या, इस 2 दिन में टोटल 7 में से 2 बार आ रहा है। तो देयरफॉर पी ऑफ गेटिंग 53 संडे इस केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल 7 है, जिसमें से 2 पॉसिबल आउटकम है, ठीक है, ये 2 इवेंट आ रहा है, यानी 2/7 इसका आंसर है। एकदम यहाँ से कंफ्यूज मत होता, सर यहाँ जो दिन आएगा वही है। नहीं, ऐसे नहीं सोचा जाता है। अगर 3 होता तो फिर हमको ऐसे देखना, संडे मंडे ट्यूसडे, फिर संडे ऐसा आता तो, बट फिलहाल यहाँ समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सोचा, जिसमें से 2 बार संडे दिखा हमको, और टोटल इवेंट कितने हैं? तो टोटल 7 है, आंसर हो जाएगा 2/7। तो पहला का आंसर है 1/7 और दूसरे का 2/7। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आप लोग इसको माइंड में रखना। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ये अगले सवाल को देखते हैं। इफ 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैव black eyes, 25% have brown eyes, and the remaining have blue eyes, what is the probability that a person selected at random has blue eyes, brown or black eyes, neither blue nor brown eyes? देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, इनडायरेक्टली समझना, आपको क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि परसेंटेज ही प्रोबेबिलिटी है। कहने का मतलब है ब्लैक आइज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 65%, मतलब 65/100। ब्राउन आइज का क्या होगा? 25%, मतलब 25/100। तो इन दोनों को जोड़ो,
कितना हो जाएगा 65 और 25 90, यानी ब्लू आइज बचा कितना 100 से माइनस करो यानी 10%, तो ब्लू आइज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 10/100 यानी क्या 1/10, यानी क्या परसेंटेज डायरेक्ट ही हमको प्रोबेबिलिटी दे देता है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आइज तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा डायरेक्ट। तो एक बात बताइए, पहले आप ऐसे लिखो ब्लू आइज कितने हैं, तो ब्लू आइज होंगे है ना, तो 100 में से 100% में से मैं क्या करता हूं इन दोनों को घटा देता हूं, तो कितना आ जाएगा 10%। तो ब्लू आइज के परसेंट कितने हैं 10%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आइज कितने हो जाएंगे 10/100 मतलब 1/10। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन और ब्लैक, या तो ब्राउन या तो ब्लैक, तो ब्राउन कितने हैं, तो ये ब्राउन और ब्लैक, हाँ ठीक है, तो ब्लैक है 65 और ब्राउन है 25, तो ब्राउन या ब्लैक दोनों को जोड़ दो तो 90 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और ब्राउन या दोनों में से कोई भी यानी कितने हो जाएंगे 90%, मतलब 90/100 डायरेक्ट कर दो 9/10 हो जाएगा। थर्ड बोला है नाइदर ब्लू नॉर ब्राउन, ब्लू नहीं होगा ब्राउन भी नहीं होगा, तो बचा कितना, तो ब्लैक वाला ही आंसर आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ब्लू नॉर ब्राउन क्या होगा, तो ब्लैक वाला बचा हुआ, ब्लैक कितना है 65%, और यही सवाल का आंसर होगा। तो 65/100, 5 से काटो, 5 पॉइंट जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 यानी 13/20 इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाहा कि कभी भी अगर परसेंटेज दिया हो तो वही आपका क्या हो जाता है प्रोबेबिलिटी हो जाता है। समझ में आया ना। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।